हूं मनोज बनू, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। पलक झपकी, पाकिस्तान खत्म, राफेल की नई उड़ान पस्त पाकिस्तान। जी हां, राफेल तैयार है। मैं पाकिस्तान को बता दूं कि हमने राफेल एयर शो के लिए नहीं खरीदा, राफेल पार्किंग में खड़ा करने के लिए नहीं खरीदा। राफेल की स्कैल्प मिसाइलें मारेंगी तो कहां भागोगे। और तो और राफेल मरीन भी आ रहा है। डील पर आज फाइनल मुहर लग गई है। राफेल से हमला कब होगा, ये कैसे होगा, कहां से होगा, आतंकिस्तानियों बस थोड़ा सा इंतजार करो। आज इसी पर मेहमानों से बात होगी। कैसे कैसे राफेल ने पूरी जंग की तस्वीर बदल कर रख दी है। राफेल से कैसे पूरे पाकिस्तान की एयरफोर्स फेल हो गई है, चाहे वो चीनी फाइटर जेट F-16 हो, थंडर हो या फिर J-10C, सब पर राफेल भारी है। यानी कि हवा में राफेल, पानी में राफेल और पाकिस्तान का हार्ट फेल। राफेल पड़ोसी मुल्क के बेहद पास। राफेल की स्कैल्प मिसाइलें मारेंगी तो बाप बाप करेगा पाकिस्तान। राफेल ने बदल दिया पूरा खेल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच पूरी रात टेंशन का माहौल रहा। बताया गया श्रीनगर के आसमान में राफेल रात भर उड़ान भरते रहे। एयरफोर्स के फाइटर जेट्स के साथ साथ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने भी रात में उड़ान भरी है। फाइटर जेट्स ने बॉर्डर के बेहद करीब तक जाकर उड़ान भरी है। इस दौरान एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम से लैस राफेल ने दुश्मन पर पैनी नजर रखी। हालांकि एयरफोर्स इसे रूटीन अभ्यास बता रही है, लेकिन इसकी टाइमिंग ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद फरवरी 2019 में भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया था। भारतीय वायुसेना ने 2019 में मिराज 2000 लड़ाकू जेट का इस्तेमाल किया था। इसमें प्रेसिजन गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब राफेल जेट्स के लिए स्कैल्प मिसाइलें हैं, जिनकी सटीक मारक क्षमता 300 किलोमीटर से अधिक है। ये मिसाइलें बेहद प्रभावी और भारत की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाती हैं। इधर भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत को अरब सागर में उतार दिया है। INS विक्रांत का MiG-29K फाइटर जेट और ऐसे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं जो अटैक करने में सक्षम है। गुरुवार दोपहर INS सूरत युद्धपोत से मिसाइल की सटीक टेस्टिंग की। ये मिसाइल सतह से समुद्र में दुश्मन पर सटीक हमला करती है। सूत्रों के मुताबिक INS विक्रांत की नौसेना के कारवार नेवल बेस से अरब सागर में जाते वक्त सैटेलाइट इमेज सामने आई है। कुल मिलाकर पाकिस्तान समंदर और आसमानी रास्ते से घिर चुका है। हमला किसी भी वक्त हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब बताया यह जा रहा है कि पाकिस्तान को चीन की ओर से JF-17, जी हां, JF-17 ये लड़ाकू विमान है जो पाकिस्तान के साथ है और वो बार बार इसकी धमकी देता है, जिसका नाम है JF-17 थंडर फाइटर जेट दिए गए, जो स्वात घाटी में उतरकर POK में पहरेदारी कर सकते हैं। क्या JF-17 थंडर राफेल का मुकाबला कर सकता है? आइए दोनों की खासियत आपको समझाते हैं कि आखिर दोनों में बेहतर कौन होगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बार बार पाकिस्तान JF-17 की धमकी देता है। गौर से देखिए कि आखिर JF-17 थंडर फाइटर जेट क्या है, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। ये जो राफेल है, राफेल के सामने ये कहां ठहरता है, दोनों की खासियत आप समझिए। और सबसे बड़ी बात है कि राफेल, जो कि फ्रांस का फाइटर जेट है, वो 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। 10 में से 9 रेटिंग इसको मिली है। 60,000 फीट प्रति मिनट की ऊंचाई पर यह चढ़ सकता है। 2223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह उड़ सकता है। इसकी मारक क्षमता क्या है? इसकी मारक क्षमता है करीब 3700 किलोमीटर तक। सेमी स्टेल्थ लड़ाकू विमान है और ये रडार को भी मात दे सकता है, यानी कि रडार के जद से ये निकल सकता है, आप इसको ट्रेस भी नहीं कर सकते। JF-17 थंडर, जो कि चीन का फाइटर जेट है, वो पाकिस्तान के पास है। उसकी खासियत क्या है? वो 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। 10 में से 8 इसकी रेटिंग मिली है।
रफ्तार इसकी है 2450 से लेकर 2469 किलोमीटर प्रति घंटा। हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मारने की क्षमता इसकी है। कॉम्बैट रेंज 1500 से 1800 किलोमीटर है। JF-17 में स्टेल्थ क्षमता नहीं है, रडार में ये पकड़ा जाता है और उसकी जद में ये आ जाता है। यही है JF-17 है जिसकी बात करते हैं। अगर JF-17 मुकाबला नहीं कर सकता तो क्या पाकिस्तान का F-16 राफेल को टक्कर दे पाएगा? आइए जानते हैं कि दोनों विमानों के बीच आखिर तुलना क्या है, दोनों विमानों की क्षमताएं क्या है। F-16 वर्सेस राफेल, दोनों में से बेहतर कौन है? राफेल फ्रांस का फाइटर जेट है, 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, 10 में से 9 इसकी रेटिंग है, 60,000 फीट प्रति मिनट की ऊंचाई से ये चढ़ सकता है और 2,223 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। मारक क्षमता मैंने आपको बताई 3,700 किलोमीटर है। सेमी स्टेल्थ लड़ाकू विमान है, रडार को मात दे सकता है। अगर इसको ट्रैक किया जाएगा रडार के जरिए तो आप नहीं कर सकते। F-16 अमेरिकी फाइटर जेट जिसकी तैनाती की बात अभी पाकिस्तान की सरकार से आ रही थी कि हमने अपनी सेनाओं पर 17 लड़ाकू विमान यानी कि F-16 तैनात कर दिए। ये क्या है? ये 4 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, 10 में से 7.8 इसकी रेटिंग है, 50,000 फीट प्रति मिनट की ऊंचाई से ये चढ़ सकता है, करीब 2,414 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। मारक क्षमता इसकी कितनी है? 4,220 किलोमीटर प्रति घंटे। स्टेल्थ बेहद कम है, रडार में ये पकड़ा जाएगा, पकड़ में आ जाएगा और पकड़ा जाएगा तो फिर मारा भी जाएगा। ये 2 लड़ाकू विमान जिसकी मैंने आपसे चर्चा की। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डॉक्टर DK पांडे, डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सीधे इन्हीं के पास चलूंगा। पांडे साहब, अगर तुलना करें लड़ाकू विमानों की, क्योंकि अभी F-16 की बात लगातार की जा रही थी। पाकिस्तान में जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ तो पाकिस्तान की सेनाओं के द्वारा ये कहा जा रहा था कि साहब 16-17 लड़ाकू विमान F-16 तैनात कर दिए और पाकिस्तान कह रहा हम तैयार हैं, आ जाओ। जय हिंद और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस परिचर्चा में बुलाने के लिए। जहां तक बात है तुलना करना दोनों जहाजों की, स्पेशली मुकाबला जो है मेरी दृष्टि में F-16 और राफेल के बीच में है। J-10 और JF-17 तो कहीं आसपास ही नहीं आते राफेल के, जो भी कुछ है। और वो भी F-16 क्योंकि उसको समय के साथ जो है उन्होंने मॉडर्नाइज करने का प्रयास किया, उसमें आधुनिकतम जो एवियोनिक्स देने की कोशिश की। पहले F-16 जो पाकिस्तान के पास थे वो A और B वर्जन थे, जो कि A जो सिंगल कॉकपिट था उसमें और एक पायलट के लिए जगह थी, और B ट्रेनर था जिसमें 2 पायलट जाते हैं। तो और इसमें 1000 किलो फ्यूल का, उनका जो फ्यूल है वो केजी में नापते हैं वो लोग, तो उनका वो अंतर था। लेकिन उसके बाद इसमें कई सारी आधुनिकतम सुविधाएं नहीं थी जो कि एक लड़ाई में काम आती हैं, स्पेशली BBR फैसिलिटी, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स के जो क्षमता होती है उसकी क्षमता उसमें नहीं थी। तो पाकिस्तान ने उसके बाद F-16 C और D खरीदा। उसके बाद एक और उन्होंने कहा F-16, देखिए मजेदार चीज क्या है, चाइना ने उनका पूरा साथ देने की कोशिश की और F-16 से पाकिस्तान और चाइना ने सोचा कि भाई क्यों नहीं हम एक कदम आगे चलें। पाकिस्तान का योग तो बहुत कम है, चीन का ज्यादा रहा, तो उन्होंने कहा F-16 के ऊपर हम F-17 बनाएंगे एक आगे। और क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के बीच में होगा तो ज्वाइंट फाइटर होगा, तो इसका नाम रखा ज्वाइंट फाइटर 17 यानी कि JF-17। तो बहुत लोगों को नहीं पता कि ये ज्वाइंट फाइटर JF का मतलब जो क्या है, लेकिन पाकिस्तान की ये थी इच्छा कि मैं F-16 एक कदम आगे चलूं। दुर्भाग्य उनका कि वो नहीं बना पाया। जो डिजाइन जहाज की होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। किसी भी फाइटर जहाज का हम लोग देख रहे हैं, भारत खुद प्रयास कर रहा है कि हम अपना LCA बनाने के लिए, अपना इंजन बनाने के लिए कितना प्रयासरत हैं कितने वर्षों से, और हमें जो है क्षणिक कामयाबी मिल रही है और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि अगले 2 से 3 साल में हमें वो लक्ष्य हासिल कर ही लेंगे। तो चुनौतीपूर्ण ये जो डायमेंशन है, इसमें फिर उन्होंने J-10 लिया। J-10 कहा जाता है कि JF-17 से थोड़ा सा बेहतर है। और सबसे बात, मैं J-10 का जिक्र नहीं करता लेकिन इसलिए कर रहा हूं कि J-10 में एक मिसाइल है PL-50। ये मिसाइल जो है, कहा जाता है कि आम्रम मिसाइल जब आई थी लगभग 2009-10 में, यानी कि 15 साल पहले, तो तूफान मच गया था क्योंकि उसकी रेंज जो है 120 किलोमीटर थी।
और कहा जाता था कि ये आपको दुश्मन के पास जाने की जरूरत नहीं, आप 120 किलोमीटर तक जाइए और मार के आ जाइए, और निश्चित रूप से 100 किलोमीटर की तो हमें आराम से दूरी मिल जाती थी जहां से आप आक्रमण को निश्चित रूप से कर सकते थे। तो ये जो PL-17 आया, इसकी जो रेंज है वो कहा जा रहा है 140 से ज्यादा है, 140 किलोमीटर। अब इसको कहा जा रहा है कि भाई आर्मर को टक्कर देने के बनाया गया। और क्यों पाकिस्तान ने ये J-10 लिया? क्योंकि J-10 तो उतना कामयाब जहाज नहीं है, लेकिन उनको चाहिए था PL-15, जो कि राफेल में जो मिसाइल है स्कैल्प, मेट्योर, उनको टक्कर देने के लिए। जी मैं बता दूं, मेट्योर की रेंज जो है वो 200 किलोमीटर से अधिक है, और जो स्कैल्प है, जो लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल है, उसकी 250 से 300 किलोमीटर रेंज है। जी तो जो सबसे महत्वपूर्ण है मेट्योर, जो कि एयर टू एयर लॉन्ग रेंज BVR है, और ये आमरम 120 से बेहतर है। किसी जमाने में आमरम 120 मिसाइल जो है उससे बेहतर मिसाइल कोई नहीं मानी जाती थी, लेकिन उसको फ्रांस में जब बनाया गया तो उसको मेट्योर जो है वो जबरदस्त उसको सफलता मिली। और उन्होंने अपने जो है अनुभव भी, ऐसा नहीं कि जहाज जो है वो लड़ाई में काम नहीं हुई। लीबिया, सीरिया में जो ऑपरेशन हुए उसमें राफेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। ऐसा नहीं कि F-16 ने नहीं किया, F-16 ने गल्फ वॉर, अफगानिस्तान में भी अपने कर्तव्य दिखाए, और अभी भी हम ज्यादा ज्यादा सुनते रहते हैं कि F-16 जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो ऐसे हालात में जब राफेल आया, और जनरेशन का जिक्र जैसा कि आपने भी किया कि इन चारों जहाज, जब मैं चारों बोल रहा हूं तो 3 पाकिस्तान के J-10, F-17 और F-16, ये चौथी जनरेशन के हैं। और 4.5 जनरेशन राफेल है, क्योंकि इसमें स्टेल्थ का एलिमेंट, जैसा कि आपने सही बताया कि इसमें स्टेल्थ का है, जो कि दुश्मन के जो सुरक्षा प्रणाली है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको भी छलावा देने में ये सफल रहेगा। जी हालांकि बहुत उच्च कोटि का स्टेल्थ नहीं है, लेकिन इतना है कि वो कामयाबी मिल जाए। क्योंकि देखिए, कागजों पर हम कितनी भी तुलना कर लें जहाज की, ये बेहतर है, वो बेहतर है, हमारे ही अभिनंदन ने बाइसन जहाज, जो MiG-21 किस जमाने का 1970-75 का जहाज, उससे F-16 को टक्कर दिया उन्होंने। तो जबकि F-16 MiG-21 से बहुत बहुत आगे है, बहुत अच्छा जी है, जी लेकिन उसके बावजूद भी F-16 जो है वो सफल नहीं हो पाया MiG-21 के सामने। तो महत्वपूर्ण ये है कि कागजों पर हम तुलना कर सकते हैं, जैसा कि आपने चार्ट पर दिखाया, जी ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर एक्चुअल जब आप आमने सामने होते हैं युद्ध क्षेत्र में, तो आपका तो कला सबसे कौशल, पहले ये आपका देखा जाता है युद्ध कि आपका कौशल, मोराल कितना हाई है। ये युद्ध में जो 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 आपका एक मोराल है वो देखा जाता है, आपके अंदर जोश कितना है वो देखा जाता है, आपके अंदर अपने देश के प्रति समर्पण कितना है, भावना कितनी है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद फिर बाकी चीज़ें आती हैं। एक पांडे जी, एक खास बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि भारत ने फ्रांस से मांगा है राफेल फाइटर का सोर्स कोड। आखिर राफेल फाइटर जेट का जो सोर्स कोड है भारत के लिए क्यों जरूरी है, पहली चीज। और दूसरी चीज कि पाकिस्तान के साथ जंग के हालात के बीच ये जरूरी क्यों है, ये कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, बहुत ही आपने सटीक सवाल पूछा है, और जी बहुत कम लोग इसके पीछे की जो जो भेद है वो जानने का प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं। देखिए, सोर्स कोड किसी भी सिस्टम का हो सकता है, वो जहां भी कोई प्रोसेसर इन्वॉल्व है, कहीं भी जो भी सिस्टम कोई भी है, एक जिसमें कि नेटवर्किंग किया गया है, कई सिस्टम्स को एक साथ जोड़ा गया है, वो कैसे जोड़ा गया है, कैसे कंट्रोल होगा, उसमें कोई परिवर्तन करना है, कोई इसको एडवांसमेंट उसमें करना है, तो उसके लिए कोड बनाए जाते हैं, ताकि वो उसको, उस कोड के बाद, जैसे आपका पासवर्ड है कंप्यूटर का और या मोबाइल का, पासवर्ड के बाद अगर आप पासवर्ड आपने रखा है उचित, तो कोई आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप या बाकी कोई और संयंत्र नहीं खोल सकता है। तो इस प्रकार से ये काम आता है। आपके जो है रहस्य जो आपने महत्वपूर्ण बनाया है, आपने जो इनोवेशन किया है, जो खोज की है, जो बेहतरी हासिल की है, जो एसिमेट्री आपने आपकी तरफ, आपने टेक्निकल एसिमेट्री के ऊपर जो आपने कामयाबी हासिल की है, उस पर एक सील किया जाए। लेकिन भारत क्यों चाहता है? क्योंकि समय के साथ, जैसे हमने देखा कारगिल के अंदर, हमारे पास जो है, हम समय के साथ हम नहीं आगे रुक कर पाए। कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट सबके सामने, सब पब्लिक डोमेन में है, सबको पता है कि हमारी खामियां क्या क्या रही, और पॉलिटिकल विल और मिलिट्री विल के बीच में कशमकश रही, उसके बारे में टिप्पणी की गई। खैर, हम उसको नहीं छोड़ के हम आते हैं आज की तारीख में, क्योंकि आज की तारीख में चीजें बदल चुकी हैं। तो हम सोर्स कोड चाहते हैं ताकि हम आवश्यकता के हिसाब से उसमें परिवर्तन कर सकें। एक और चुनौती भारतीय वायु क्षेत्र में किसी भी विमान को उड़ाने के लिए जहां की भौगोलिक स्थिति को संभालना बहुत जरूरी है। एक तरफ हमारे पास श्रीनगर में है, जहां पर टेम्परेचर -30 -40 जाता है। एक तरफ डेजर्ट है, जहां पर 48-50 डिग्री तक तापमान जाता है। एक तरफ जंगलात हैं, आंध्र प्रदेश और
बिहार और सुंदरबन आपने सब सुना होगा, ये सब यहाँ पर जबरदस्त डेंस फॉरेस्ट है, उसके ऊपर ऑपरेट करना। और एक है समुद्र का इलाका, क्योंकि हमारे इंडियन ओशन रीजन में जो है काफी चुनौती, जो राफेल एम जिसकी डील आज साइन हुई है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसके बारे में मैं एक मिनट बाद चर्चा करूंगा, कि बहुत खुशी हो रही है कि ये इंडियन ओशन रीजन में जो हमें एक चुनौती मिली थी उसका जवाब देने के लिए है। तो मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए भी जरूरत है। तो हम इन सबको ध्यान रखते हुए अपनी आवश्यकता के हिसाब से इसको कस्टमाइज करते हैं, लेकिन इतनी विविधता के लिए एक जहाज होना थोड़ा मुश्किल है। तो हम जैसे हमने मिराज 2000 के अंदर स्मार्ट बॉम्ब, जो पुराने बॉम्ब पड़े थे, हमने कारगिल में उनका प्रयोग करके उसको मॉडिफाई करके मिराज को और उसको यूज किया, और हमें पता है कि टाइगर हिल और मुश्तोक वैली और कहाँ कहाँ हमने कामयाबी हासिल की, और जो कारगिल युद्ध थल सेना को जो हमने मदद की, विजय हासिल करने में दोनों सेनाओं का बराबर योगदान रहा। तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता अगर जी हमारे टेक्निकल टीम ने उसमें मॉडिफिकेशन नहीं किया होता। तो वो सोर्स कोड जरूरी है, ताकि आप आवश्यकता के हिसाब से उसको जो है मॉडिफाई कर सकें और बेहतर बना सकें। अब मैं ये एक बड़ा और पॉइंट संकेत में है। जी एक पॉइंट मैं और कह दूं, जी प्लीज। जिसके बारे में कह रहा था कि इंडियन ओशन रीजन में और ये राफेल 3 आ जाएगा। राफेल 3 देखिए, केवल हम चर्चा तो सब जगह मीडिया में यही है कि वो मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए है। निश्चित रूप से वो जहाज बना है मैरीटाइम ऑपरेशंस के लिए। हम हमारे जो वॉरशिप्स हैं उस पर ऑपरेट करेगा विक्रमादित्य और कांत जो है, उन पर हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि इसमें टेक ऑफ के समय कैटापिल्ट, मतलब उसको जोर देना पड़ता है, इतना रनवे लेंथ नहीं मिल सकता, तो उसके लिए कैटापिल्ट टेक ऑफ फैसिलिटी होती है, जिसके लिए जहाज को डिजाइन करना जरूरी है। और जिसको विंग्स होते हैं वो फोल्ड होने वाले होते हैं, वो फोल्ड हो जाते हैं। अगर वो फोल्ड होने नहीं होंगे तो जहाज में इतनी जगह नहीं, शिप पर इतनी जगह नहीं होती कि वो खुल जाए। तो ये सब राफेल एम में है। राफेल एम में है 36 जहाज पहले राफेल हैं, और अब 26 और जुड़ेंगे। मजेदार बिल्कुल, चीज क्या है 36 आ कि चुके ये हैं और जो 26 और 26 आएंगे, और ये भी हाँ, एक बड़ा एक और चीज, संकेत होगा। एक चीज और, जी ये जो 26 जहाज हैं, ये आपके लैंड में, मतलब जो आपके नॉर्मल एयर बेसिस है वहां से भी उसी प्रकार ऑपरेट कर सकते हैं जैसे कि आपके दूसरे 36 राफेल करते हैं। यानी कि 36 और 26 ये हो गए 62, 62 आपका राफेल हो गए। तो आप पूरा पाकिस्तान को एकदम धो सकते हैं अगर एक साथ ये राफेल बिल्कुल उड़ धो जाएं, सकते हैं। तो बहुत उससे क्या बहुत होगा? शुक्रिया हम आपका करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है, और बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत जिस तरीके से आर्थिक तौर पर मजबूत हो रहा है वो चीन की आंखों की किरकिरी है, और चीन ने अब एक बार फिर से पाकिस्तान का समर्थन कर दिया है। चीन ने भारत को संयम बरतने को कहा है। पहलगांव हमले की तुरंत जांच हो, चीन इस बात का कर रहा है, लेकिन चीन आखिर ये चौधराहट क्यों कर रहा है? चीन पाकिस्तान का समर्थन क्यों कर रहा है? अगर चाइना में कोई हमला करेगा तो क्या भारत इस तरह के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा? वो चाइना को संयम बरतने की सलाह देगा, और वो कहेगा कि नहीं, इसकी जांच करा ली जाए, आप हमला न करें। ये एक बड़ा संकेत है, क्योंकि लगातार भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाक का लाहौर, इस्लामाबाद में हालत खराब है, लेकिन चीन, जी हां, चीन जो लगातार पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। भारत की सीमाओं पर जैसे पाकिस्तान हरकत करता रहा है, वैसे चीन भी तिब्बत में भारत के लिए हरकत पैदा करता रहा है। लेकिन अब चीन ने पाकिस्तान का एक बार फिर से समर्थन किया है और कहा है भारत को संयम बरतना चाहिए। एक और बड़ी खबर है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। पाक का लाहौर, इस्लामाबाद एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। 28 से 30 अप्रैल तक लाहौर इस्लामाबाद एयर स्पेस बंद करने की बात की गई है। वायु सेना के युद्ध अभ्यास के चलते एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, यानी कि पाकिस्तान में भी जो पाकिस्तान की वायु सेना है वो युद्ध अभ्यास कर रही है 28 से लेकर 30 तारीख के बीच में। वो एक संकेत देने की कोशिश कर रही है। घबराहट है कि भारत कहीं कुछ कर ना दे, लेकिन भारत तो संयम बरत रहा है, शेर की तरह शांत बैठा हुआ है। लेकिन जब शेर झपट्टा मारता है तो फिर शिकार का क्या हाल होता है आप बेहतर तरीके से जानते हैं। आपको बता दें कि कल पाकिस्तान के विदेश मंत्री चाइना के राजदूत से मिलने गए थे, गुहार लगाने गए थे कि कहीं हिंदुस्तान हम पर हमला करने आप मदद करो, आप कोई संकेत दो, और आज वो संकेत निकल कर आया है। चाइना ने कहा है कि भारत को संयम बरतना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए।
तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।